हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में सीखा था। ES6 में लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उसके बारे में हमने सीखा था। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जो हम अब फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इज़ रेस्ट पैरामीटर एंड थर्ड वन इज़ स्प्रेड पैरामीटर। सो ये तीन पैरामीटर की टाइप्स हैं जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो देखते हैं क्या क्या है और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं पहले डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से। अब आपने और लैंग्वेजेस में देखा होगा, मैं जैसे C# यूज़ करता हूँ तो उसमें हमारे पास प्रोविज़न होता है कि हम किसी भी मेथड के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसकी वैल्यू दे दूँ, अगर मैं नहीं देता तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जो मैंने रख रखी हो वो वैल्यू वो कंसिडर कर ले। सेम जावास्क्रिप्ट में भी अगर सपोज़ मैं एक फ़ंक्शन कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा डेवलपर कंसोल है। तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ मैं, प्रिंट नेम नाम दे देता हूँ। यूजली हम यहाँ पे इस तरीके से पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ मैं एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देता हूँ। इसके अंदर console.log कराता हूँ, नेम। ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया। इसके नीचे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चीज़ी कोड प्रिंट हो गया है, जो कि मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया था। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू देता हूँ, अब मैंने जो वैल्यू पास करी है वो प्रिंट हो गई है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इन केस मैं कुछ वैल्यू देता हूँ तब तो मेरी वो वैल्यू यूज़ करता है, अदरवाइज मेरा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है मैंने उसको कंसिडर करता है। तो ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मैं ऐसे n नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, एज इक्वल टू 10 दे देता हूँ। इसको रन करूँगा। केस सेंसिटिव होता है ये। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, बट इसने 10 ले लिया। अब क्या चाहिए है इसके अंदर, अगर मैं कोई यहाँ पे पैरामीटर देता हूँ और ये मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं बनाता, अब मैं अगर इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास, अनडिफाइंड, क्योंकि इसी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन अब मेरे को अगर इस पैरामीटर को वैल्यू देनी है तो मैं कैसे दूंगा। एज क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, चाहूँ तो मैं दे दूँ चाहे तो ना दूँ। तो मैं सपोज़ अभी के लिए इसको नल वैल्यू दे देता हूँ। कंट्री में मैं दे देता हूँ इंडिया। मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नल पास किया था तो इसने इसकी वैल्यू नल ली है। इसको एज इक्वल टू इसने बाय डिफ़ॉल्ट 10 नहीं लिया है, नल लिया है। अगर मेरे को एक्चुअल में इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं करना चाहता, उस केस में मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, अनडिफाइंड। जब मैं अनडिफाइंड पास करूँगा तब ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यहाँ पे इसने 10 ले लिया। हमें ऐसे इस तरीके से अनडिफाइंड ना लिखना पड़े, इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है उस केस में ये रहता है, जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहते हैं वो मेरे हमेशा एंड में रहते हैं, और जो मेरा एक्चुअल में पैरामीटर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हमेशा मेरा स्टार्टिंग में होता है, जिससे कि मेरे को ये दिक्कत ना आए। मेरे को एक्सप्लिसिटली अलग से यहाँ पे अनडिफाइंड पास करने पड़ा है, क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस है जिसमें मैं ये पास ऑन कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरा इसी तरीके से है। अगर मेरे को टेस्टिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखाना था तो मेरे को यहाँ पर भी अनडिफाइंड पास ऑन करना पड़ेगा इस तरीके से। मेरा माउस थोड़ा इशू कर रहा है, इसलिए 2 बार क्लिक हो गया, इसलिए 2 बार प्रिंट हो गया। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक्चुअल में होता क्या है, चल कैसे रहा है ये। अब ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला चीज़ ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये पहले भी चलता था। कैसे चलता था मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सपोज़ मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ इतना कोड, इस कोड को सिर्फ इतना रहने देता हूँ, तो बेसिकली एक हमारा ना ट्रांसपाइलर होता है। बहुत सारी जो आप ऐप यूज़ करते होंगे, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, उस केस में हम बेबल ट्रांसपाइलर यूज़ करते हैं, जो आपका ES6 के कोड को ES5 में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट जितने भी ब्राउज़र्स हैं जो पीछे चल रहे हैं थोड़ा, जिन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है ES6, उसके केस में हम सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर कोड को ES5 में कन्वर्ट कर देते हैं। वो पाता है बेबल की वजह से। बेबल ट्रांसपाइलर एक चीज़ होती है।
तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि जब ये ट्रांसपाइल होता है ES6 का कोड तो एग्जैक्टली बनता क्या है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ES5 का कोड हुआ करता था उसमें ये कैसे अचीव कर सकते थे ये चीज़। तो ये मेरी बेबल की साइट है जहाँ पे ट्राई इट आउट है। यहाँ पे मैं बेसिकली कन्वर्ट करूँगा ES6 के कोड को ES5 में। मैं यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ जो मैं कोड कॉपी करके लाया हूँ। तो अगर ये पुराना कोड होता मेरा ES5 में अगर मैं लिखता तो ये इस तरीके से लिखा जाता, प्रिंट नेम, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे फंक्शंस के अंदर जितने भी मैं आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को एक चीज़ अवेलेबल रहती है जो कि है आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर मेरे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैं पास करूँगा सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, आर्ग्यूमेंट की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है, अगर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है और वो अनडिफाइंड नहीं है, उस केस में सीधे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लगा देगा। अदरवाइज़ ये चीज़ी कोड जो लिखा है जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लिख देगा। सो इस तरीके से ये चीज़ हम अचीव कर सकते थे पहले भी। ES6 ने थोड़ा सा हमारा ईजी कर दिया लाइफ, हमें इतना सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली हम सीधे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का सिंटैक्स लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स। अब वो क्या हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं वो वापस जाके देखते हैं अपने डेवलपर टूल्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। अब यूजली जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की बात करी है, हम इसकी जगह एक डिफरेंट चीज़ आई है। हम फंक्शंस के अंदर अगर हम श्योर नहीं है कि हमारे कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, कितने पैरामीटर बंदा पास कर सकता है, क्योंकि इस वाले केस में जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर ये मुझसे एक ही एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 10 पैरामीटर भी दे दूँ तो भी मेरे कोड ब्रेक नहीं होगा और वो चलता रहेगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मेरे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने यूज़र इनपुट कर रहा है मैं उस हिसाब से हैंडल कर लूँ चीज़ें। सपोज़ एक केस लेते हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि यूज़र जितने भी मेरे को पैरामीटर डाल रहा हो मैं उनका सम करके दे दूँ। सपोज़ मैं यहाँ प्रिंट की बजाय इस फंक्शन को सम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जितने ही मेरे नंबर्स आ रहे हैं वो सबको सम कर दे, जैसे नंबर 1, नंबर 2। अब चक्कर ये पड़ता है कि मैं कितने पैरामीटर्स दे सकता हूँ। अब मेरे को नहीं पता यूज़र को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितने नंबर्स ऐड करने हैं, मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए हमारे पास होता है रेस्ट ऑपरेटर। वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 3 डॉट होंगे और उसके बाद अपने आप पैरामीटर का नाम दे सकते हैं कुछ भी। सपोज़ मैंने ये दे दिया, मैं इसको अगर console.log करवाता हूँ, अब ये क्या करता है, ये बताता है मैं कितने ही पैरामीटर्स दे दूँ मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। मेरे पास ये एज एन एरे आ जाएगा, जितने भी मेरे आर्ग्यूमेंट होंगे एज एन एरे आ जाएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ मैंने बहुत सारे नंबर इसको पास ऑन कर दिए हैं। अब देखते हैं कंसोल में क्या दिखाता है। इसने मेरे को एक एरे बना के दे दिया है जिसमें मेरे सारे जो इनपुट मैंने किए थे सब चीज़ आ गई हैं। तो ये मेरे मल्टीपल पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। अब मैं चाहूँ यहाँ पे ये मेरे पास एरे है, मैं इसका लूप चला दूँ और उनको नंबर्स को ऐड कर दूँ, ये मेरे उस पर है। बट मेरा पॉइंट ये था कि जब मेरे को पता नहीं है, जब मेरे को शॉर्टी नहीं है कि मेरे कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, उस केस में मैं ये रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब आप लोग बोलोगे जो मैंने अभी आपको ट्रांसपाइलर के अंदर दिखाया था कोड, ये आर्ग्यूमेंट्स भी सेम काम करता है। यहाँ पे भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स आने हैं। ये मेरा ES5 का कोड है, पुराना कोड है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स मेरे पास आज भी अवेलेबल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंस्टेड ऑफ एक नया रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं डायरेक्टली सीधे आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर लूँ। तो डिफरेंस ये है, अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ आर्ग्यूमेंट्स को, तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा नंबर्स वाला आया है, जो मेरा ये रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके आया है, जो 3 डॉट्स हैं जो कि मेरे रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं जिसको हम, ये यूज़ करके जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो ये एरे आया है। और जो एक्चुअल में पुराना जो आर्ग्यूमेंट्स मेरे को एक वेरिएबल मिलता है जिसके अंदर सारा आता है, उसमें क्या है, मैं एरे की जो मेरे पास फीचर्स होते हैं जिसमें मैप यूज़ कर सकता हूँ, फ़िल्टर यूज़ कर सकता हूँ, फाइंड यूज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ें आपको आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नहीं मिलती। अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और दूसरे वाले को भी, तो मैं अगर temp1 में देखूँगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो मेरे पास सिर्फ एक लेंथ है जो मैं एक्चुअल में यूज़ कर सकता हूँ इस एरे की, अदरवाइज़ मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर मैं temp2 का केस देखूँ
तो मेरे पास सारी वो चीज़ें हैं जो मैं एरे के साथ कर सकता हूँ, हर वो चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। तो इस रीज़न से ये रेस्ट ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में अब मैं नंबर्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मैप चला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये ईजी हो गया है आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करना। अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल में और इसमें। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपने रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है, आप इसके आगे कोई पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं, नेम, एज, ये आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी चीज़, कोई भी पैरामीटर आप ऐड करेंगे वो आपको अभी भी अवेलेबल होगा। इट्स जस्ट दैट अगर आप बाद में आप श्योर नहीं हो कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आने, उसके लिए आप रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है इसमें, अगर मैं एंड में कोई पैरामीटर ऐड करता हूँ तो इसने मेरे को तुरंत एरर दे दिया। इसमें एरर आया, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। तो ये जो मेरा पैरामीटर आया है एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके, ये मेरा हमेशा सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम कह क्या रहे हैं कि रेस्ट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, ये जो मेरा रेस्ट पैरामीटर है, इसके केस में जितने ही मेरे आर्ग्यूमेंट्स आए सब इसके अंदर कंटेन हो जाएं, तो फिर इसकी तो कभी नीड ही नहीं आएगी। तो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये सबसे एंड में यूज़ करें रेस्ट ऑपरेटर, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। तो सिर्फ इतना सा काम है रेस्ट ऑपरेटर का। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर पे। इसका यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं आखिर है क्या स्प्रेड ऑपरेटर। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, ये मैंने एक एरे बना लिया। अब मैं एक दूसरा एरे बनाता हूँ। अब स्प्रेड ऑपरेटर का क्या काम होता है कि मेरा सपोज ये वेरिएबल है, अभी एरे मेरे को एज इट इज़ कहीं स्प्रेड करना है, एक तरीके से मैं मल्टीपल वैल्यूज़ कहीं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ का काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसको समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। वापस एक सम फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ रेस्ट ऑपरेटर। मेरा प्रिंट होके जो आया है कंसोल में आर्ग्यूमेंट्स का, मैंने इसमें एरे पास किया था और जो प्रिंट होके आया मेरे पास एरे आया है। मतलब मेरा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसने लिया वो एरे लिया है पूरा का पूरा। अब सिमिलर चीज़ मैं स्प्रेड ऑपरेटर के साथ करता हूँ, क्योंकि ये इसने एज इट इज़ एरे पास कर दिया है एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 1 2 3 4 5 6 है ये मेरे एज एन इंडिविजुअल पैरामीटर जाने चाहिए। उस केस के लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। अब जो स्प्रेड ऑपरेटर है आप लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमिलर है रेस्ट ऑपरेटर के। इट्स जस्ट दैट कि जहाँ वो यूज़ होता है वही उसको स्प्रेड बना देता है, वही उसको रेस्ट बना देता है। तो ये सेम चीज़ मेरे स्प्रेड ऑपरेटर कहलाती है। यहाँ मैं फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी रेस्ट ऑपरेटर है, यहाँ मैं एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो ये मेरी स्प्रेड ऑपरेटर है। अब मैं इसका आउटपुट अगर देखूँगा, मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने एरे 1 पास किया था तब एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये आया ये सम मेथड के अंदर। लेकिन जब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया तो इसके 6 पैरामीटर गए हैं अलग अलग वैल्यू के साथ। तो मेरे जो आर्ग्यूमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो पहला पैरामीटर गया है 1, फिर दूसरा 2 3 4, ऐसे करके 6 पैरामीटर की वैल्यू गई है। और जब मैंने सीधे यूज़ किया था तभी सिंगल पैरामीटर की वैल्यू गई थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तब इसमें जो पैराम बन गया है इस वाले केस में, उसमें पूरा एरे चला गया है, बाकी के सारे पैरामीटर खाली गए हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है उस केस में पहला पैरामीटर की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली आपका ये चीज़ स्प्रेड कर दी है इसने। अब इंटरेस्टिंग यूज़ इसका एक और बताता हूँ। सपोज मेरे को एक तीसरा एरे बनाना है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरे 1 है और 2 है दोनों एरे 3 में कंबाइन होके आ जाएं। तो उसका बहुत इजी वे आउट ये है, मैं क्या करूँगा,
स्प्रेड एरे 1 कॉमा स्प्रेड एरे 2, और इसके नीचे ही मैं console.log लगाता हूँ एरे 3 को। सम को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये देखो अब क्या हुआ है, ये जो मेरा एरे 1 था और एरे 2 था ये दोनों मेरे अपेंड होके आ गए हैं एरे 3 के अंदर। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 एरे 1 हो गया, 7 8 9 10 11 मेरा सेकंड एरे हो गया। तो ये दोनों एरे बेसिकली स्प्रेड होके एरे 3 के अंदर आ गए। मैं चाहूँ तो अपनी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 33 कॉमा इसके जस्ट बाद में डाल देता हूँ 44। सेम मैं एंड में भी कुछ डाल सकता हूँ। अब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे सारे नंबर उसी सीक्वेंस में ऐड हुए हैं। स्प्रेड ऑपरेटर ने कुछ नहीं किया है, इट्स जस्ट दैट इसको पूरे को स्प्रेड कर दिया है एज एन इंडिविजुअल पैरामीटर। ये चीज़ मैंने एरे के साथ करी है। सेम स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट के केस में भी यूज़ हो सकता है। मैं जावास्क्रिप्ट पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उस केस में भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। एरे के केस में यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे इतना ही करता हूँ और console.log कराता हूँ, इसने मेरे ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 1 को पूरा स्प्रेड कर दिया। इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑल्टर कर सकता हूँ। जैसे अगर सपोज मैं चाहूँ x जो मेरा ऑब्जेक्ट 1 को स्प्रेड करने से आ रहा है उसकी वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ। प्रीवियसली ये 10 है, मैंने उसको 100 कर दी। या मैं कोई अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ और इसकी वैल्यू मैं देना चाहता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये है मेरा आउटपुट। तो इसने क्या किया, पहले इसने स्प्रेड करके सारी प्रॉपर्टीज़ डाल दी मेरी ऑब्जेक्ट 1 की। उसके बाद मैं अगर कोई प्रीवियसली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को वैल्यू देता हूँ तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। जैसे यहाँ पे 10 थी स्प्रेड होने के बाद, लेकिन इसने उसको 100 कर दिया। सेम जो मैंने एक्स्ट्रा नई प्रॉपर्टी ऐड करी वो इसने ऑब्जेक्ट के अंदर अलग से डाल दी। तो इस तरीके से मैं ये स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के केस में भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ स्प्रेड करने के लिए। जो मेरे लास्ट में वैल्यूज़ होंगी वो प्रीवियस वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देंगी। अगर मैंने कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करी है वो उसको ऐड कर देगी। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, जैसे मेरा x पहले से एग्जिस्ट करता था उसकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो वो चेंज हो गई। और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसकी मैंने वैल्यू डाली है तो ये मेरी ऐड होके आ गई है। तो इस तरीके से मैं ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। आपकी ये कोडिंग लाइफ थोड़ी ईजी कर देगा। सो इस वीडियो में हमने आपको बताया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम ये 6 के और फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ छूट जाता है हमसे तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।